आज हम आपके लिए एक नया और बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम विश्व युद्धों के इतिहास के बारे में बात करेंगे। मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते होंगे कि विश्व युद्धों को समझना कितना महत्वपूर्ण है। 20वीं सदी के ये महाविनाशकारी विश्व युद्ध मानव इतिहास पर एक काला साया डालते हैं। पहले कभी न देखे गए पैमाने पर हुए ये संघर्ष दुनिया के नक्शे को ही बदल कर रख दिया और ऐसे घाव दिए जो आज तक हरे हैं। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे समझने के लिए इन युद्धों के इतिहास, उनके कारणों और परिणामों और वैश्विक परिदृश्य पर उनके स्थायी प्रभाव को जानना बेहद जरूरी है। ये युद्ध महज इतिहास की घटनाएं नहीं थीं, बल्कि दशकों से पनप रहे जटिल और आपस में जुड़े कारकों का चरम बिंदु थीं। इन कारकों को समझकर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उतार चढ़ाव, अनियंत्रित राष्ट्रवाद के खतरों और वैश्विक संघर्ष के विनाशकारी परिणामों की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। विश्व युद्धों से मिले सबक केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत मायने रखते हैं। इन संघर्षों का अध्ययन करके हम युद्ध के कारणों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। इन युद्धों की गूंज 21वीं सदी में भी सुनाई देती है, जो हमें शांति की नाजुकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व की याद दिलाती है। विश्व युद्धों के महत्व को सही मायने में समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब मानव ने पहली बार बस्तियां बसाईं और एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू की। सभ्यता के आरंभिक काल में इन शुरुआती मुलाकातों से ही क्षेत्र, संसाधन और शक्ति के विचारों का जन्म हुआ, जो मानवीय संघर्ष के केंद्र बन गए। जैसे जैसे सभ्यताएं फली फूलीं और ढह गईं, संघर्ष और विजय के पैटर्न उभर कर सामने आए। साम्राज्यों ने भूमि, संसाधनों और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र के साम्राज्यों से लेकर रोमन साम्राज्य और मंगोल आक्रमणकारियों तक शक्ति और प्रभुत्व की लालसा ने अनगिनत युद्धों को जन्म दिया और इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। मध्य युग के अंत में राष्ट्र राज्यों का उदय वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। एक सामान्य भाषा, संस्कृति और क्षेत्र द्वारा परिभाषित ये नई संस्थाएं पुरानी सामंती व्यवस्था की जगह लेते हुए वैश्विक मंच पर प्रमुख खिलाड़ी बन गईं। हालांकि राष्ट्र राज्यों के उदय ने संसाधनों और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा को भी तेज कर दिया, जिससे संघर्ष के नए कारण पैदा हुए। पहले विश्व युद्ध के बहुत पहले ही वैश्विक संघर्ष के बीज बो दिए गए थे। 19वीं शताब्दी के दौरान औद्योगिकरण, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद सहित जटिल कारकों का मेल एक अस्थिर अंतरराष्ट्रीय माहौल बना रहा था। औद्योगिक क्रांति, जो ब्रिटेन में शुरू हुई और पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल गई, जिससे अभूतपूर्व उत्पादकता और धन में वृद्धि हुई। हालांकि इसने औद्योगिक राष्ट्रों के बीच कच्चे माल और नए बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धा को भी जन्म दिया, जिससे नई आर्थिक प्रतिद्वंद्विताएं पैदा हुईं। साम्राज्यवाद, कूटनीति या सैन्य बल के माध्यम से राष्ट्रीय शक्ति और प्रभाव का विस्तार करने की नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रमुख शक्ति बन गई। आर्थिक महत्वाकांक्षा और राष्ट्रीय गौरव से प्रेरित होकर यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विशाल क्षेत्रों को अपने बीच बांट लिया, जिससे विशाल साम्राज्य बन गए। उपनिवेशों के लिए इस होड़ ने प्रतिस्पर्धा को तेज कर दिया और उपनिवेशित लोगों के बीच आक्रोश फैलाया, जिससे भविष्य के संघर्षों का मार्ग प्रशस्त हुआ। 28 जून 1914 को बोस्निया के साराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या व्यापक रूप से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत करने वाली चिंगारी मानी जाती है। एक सर्बियाई राष्ट्रवादी गैवरिलो प्रिंसिप द्वारा की गई यह हत्या उन घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू करेगी जो यूरोप और दुनिया को मानव इतिहास के सबसे घातक संघर्षों में से एक में ले जाएंगी। हत्या से नाराज ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अपराध के लिए मुआवजे की मांग करते हुए एक अल्टीमेटम जारी किया। रूस द्वारा समर्थित सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। हफ्तों के भीतर गठबंधनों के एक जटिल वेब के माध्यम से यूरोप की महान शक्तियों ने खुद को संघर्ष में घसीट लिया, जबकि आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या एक तात्कालिक कारण थी। युद्ध के अंतर्निहित कारण कहीं अधिक गहरे और जटिल थे। संक्षिप्त नाम मेन सैन्यवाद, गठबंधन, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद का उपयोग
अक्सर युद्ध के फैलने में योगदान देने वाले प्राथमिक कारकों को याद करने के लिए किया जाता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और आक्रोश फैल गया। आर्थिक अवसाद और राष्ट्रीय अपमान के इस माहौल ने एडोल्फ हिटलर के नाजी जर्मनी सहित अधिनायकवादी शासनों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। 1 सितंबर 1939 को दुनिया ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ देखा, नाजी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। इस आक्रमण ने दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की, एक ऐसा वैश्विक संघर्ष जिसने दुनिया के राष्ट्रों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रमुख शक्तियां जल्द ही दो विरोधी गुटों में बंट गईं। मित्र राष्ट्र, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस शामिल थे, और धुरी शक्तियां जिसका नेतृत्व जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने वाले प्रमुख नेता उभरे। इनमें जर्मनी के एडोल्फ हिटलर, ग्रेट ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन, इटली के बेनिटो मुसोलिनी और जापान के सम्राट हिरोहितो शामिल थे। यह युद्ध कई प्रमुख लड़ाइयों से लड़ा गया था, जिसने युद्ध के ज्वार को मोड़ दिया। स्टेलिनग्राद की लड़ाई ने सोवियत संघ में जर्मन आक्रमण को रोक दिया, जबकि नॉर्मंडी लैंडिंग ने पश्चिमी यूरोप की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस बीच मिडवे की लड़ाई ने प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को मित्र राष्ट्रों के पक्ष में बदल दिया। दूसरे विश्व युद्ध का प्रभाव गहरा और दूरगामी था। प्रलय में मारे गए 6 मिलियन यहूदियों सहित अनुमानित 40 मिलियन से 85 मिलियन लोग मारे गए। शहर खंडहर में तब्दील हो गए, अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं और लाखों लोग बेघर हो गए। युद्ध के बाद दुनिया ने ऐसी तबाही को दोबारा होने से रोकने के लिए संघर्ष किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और शांति बनाए रखने के लक्ष्य के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के अंत ने सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शीत युद्ध के रूप में जाना जाने वाला भू राजनीतिक तनाव और प्रतिस्पर्धा का दौर भी शुरू किया। धुरी शक्तियों की हार से जर्मनी, इटली और जापान में फांसीवादी शासनों का पतन हुआ, जिससे वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में गहरा बदलाव आया। इस युद्ध के सबक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अतीत की हमारी सामूहिक स्मृति को आकार देना जारी रखते हैं। युद्ध के मैदानों से धूल छंटने के पश्चात एक नवीन प्रकार का संघर्ष उभरने लगा, ऐसा संघर्ष जिसमें महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य टकराव नहीं था। शीत युद्धकाल वह था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच भीषण भू राजनीतिक तनाव का काल, जो 1947 से 1951 तक चला। अमेरिका द्वारा पोषित पूंजीवाद और सोवियत संघ द्वारा नेतृत्व किए गए साम्यवाद के बीच का वैचारिक विभाजन वैश्विक राजनीति के लगभग हर पहलू में व्याप्त था। भले ही दोनों महाशक्तियां प्रत्यक्ष युद्ध से बची रहीं, उनकी प्रतिद्वंद्विता अनेक छद्म युद्धों और संकटों के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को आकार दिया। शीत युद्ध के पहले प्रमुख संघर्षों में से एक था कोरियाई युद्ध 1950-1935। सोवियत संघ और चीन द्वारा समर्थित उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र सेनाओं, मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से समर्थन प्राप्त था। युद्ध एक युद्ध विराम में समाप्त हुआ, जिसमें कोरिया 38वें अक्षांश पर विभाजित रहा, जो वैश्विक वैचारिक विभाजन का एक स्पष्ट स्मरण कराता था। वियतनाम युद्ध 1955-1975 ने शीत युद्ध के तनावों को और अधिक दृष्टांतित किया। सोवियत संघ और चीन द्वारा समर्थित साम्यवादी उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम और उसके प्रमुख सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ लड़ा। साइगोन के पतन और साम्यवादी नियंत्रण के तहत वियतनाम के एकीकरण के साथ युद्ध समाप्त हुआ, जो साम्यवादी गुट के लिए एक महत्वपूर्ण, यद्यपि महंगी, जीत का प्रतीक था। शीत युद्ध के सबसे खतरनाक क्षणों में से एक 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के साथ आया। संयुक्त राज्य अमेरिका के तट से मात्र 90 मील दूर क्यूबा में सोवियत बैलिस्टिक मिसाइलों की खोज ने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला दिया। तनावपूर्ण वार्ता के बाद संकट टल गया, लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक अमिट छाप छोड़ी और परमाणु विनाश के सदा उपस्थित खतरे को उजागर किया। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ को भी प्रेरित किया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने परमाणु हथियारों के विशाल शस्त्रागार इकट्ठा किए और एक अंतरिक्ष दौड़, जिसकी परिणति 1961 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चंद्रमा पर पहले मनुष्यों को उतारने में हुई। ये प्रतियोगिताएं केवल तकनीकी श्रेष्ठता के बारे में नहीं थीं, बल्कि व्यापक वैचारिक संघर्ष का भी प्रतीक थीं।
शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों के प्रसार और साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच के वैचारिक विभाजन ने महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा की। दुनिया भर के देशों को अक्सर दो महाशक्तियों में से एक के साथ जुड़ने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे वैश्विक समुदाय का और अधिक ध्रुवीकरण होता था। अंततः 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध का समापन हुआ, जो विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के अंत का प्रतीक था। इस युग की विरासत आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और शक्ति के वैश्विक संतुलन को प्रभावित करती है। शीत युद्ध के धूल भरे मैदानों से जैसे ही धुंध छंटने लगी, संघर्षों का एक नया युग आकार लेने लगा। ऐसे संघर्ष जो अब पूंजीवाद और साम्यवाद के वैचारिक विभाजन से बंधे नहीं थे। शीत युद्धोत्तर विश्व को महत्वपूर्ण सैन्य एंगेजमेंट्स और क्षेत्रीय अस्थिरताओं की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया है, जो वैश्विक भू राजनीति को आकार देना जारी रखते हैं। 1990-1991 के खाड़ी युद्ध ने कुवैत पर इराक के आक्रमण के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन की ताकत दिखाई। इस संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की बदलती गतिशीलता और विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की उभरती भूमिका को रेखांकित किया। हालांकि त्वरित जीत ने इस क्षेत्र को तनाव और अनसुलझे विवादों से भरा छोड़ दिया। 2001 में अफगानिस्तान में युद्ध 11 सितंबर के हमलों की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ, जिसके कारण 2 दशकों तक चला एक लंबा संघर्ष हुआ। युद्ध का उद्देश्य तालिबान शासन को खत्म करना और अल-कायदा आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करना था। प्रारंभिक उद्देश्यों के बावजूद युद्ध के परिणाम स्वरूप विद्रोह, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और एक मानवीय संकट का एक जटिल दलदल बन गया, जो 2021 में अमेरिकी वापसी के बाद भी बना हुआ है। 2003-2011 के इराक युद्ध ने मध्य पूर्व के परिदृश्य को और अधिक जटिल बना दिया। सामूहिक विनाश के हथियारों को खत्म करने के आधार पर शुरू किए गए इस संघर्ष से सद्दाम हुसैन के शासन का पतन हुआ, लेकिन इसने इराक को सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता में भी डाल दिया। इस युद्ध के परिणाम गंभीर रहे हैं, जिससे चरमपंथी समूहों का उदय और व्यापक क्षेत्रीय अशांति हुई है। इन आधुनिक संघर्षों का प्रभाव दूरगामी रहा है। क्षेत्रीय अस्थिरता ने आतंकवाद को जन्म दिया है, जिसका असर दुनिया भर में महसूस किया गया है। लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। सुरक्षा और स्थिरता की तलाश में शरणार्थी संकट सामने आए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने भी तनाव महसूस किया है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और वित्तीय बाजारों ने चल रही उथल-पुथल पर प्रतिक्रिया दी है। आज सीरिया, यमन और अन्य क्षेत्रों में जारी संघर्ष वैश्विक समुदाय को चुनौती देना जारी रखते हैं। इन युद्धों ने अपार मानवीय पीड़ा दी है, अनगिनत लोगों की जान गई है और समुदाय बिखर गए हैं। भू राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर बना हुआ है। सत्ता संघर्ष और मानवीय संकट तत्काल ध्यान देने और समाधान की मांग कर रहे हैं। जैसे ही हम इन आधुनिक संघर्षों पर विचार करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि शीत युद्ध के अंत ने वैश्विक संघर्ष को समाप्त नहीं किया। इसके बजाय इसने मानव संघर्ष और सहयोग की सदा विकसित गाथा में एक नए अध्याय की शुरुआत की। आज के युद्धों का विवेचन करते हुए हमें भविष्य के उन संकटों पर भी दृष्टि डालनी होगी जो विश्व युद्ध को प्रज्वलित कर सकते हैं। दक्षिण चीन सागर तनाव का केंद्र बना हुआ है, जहां चीन और अनेक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के बीच क्षेत्रीय विवाद जारी है। इस भूभाग का सामरिक महत्व और संसाधनों की प्रचुरता इसे भविष्य के युद्धों का रणक्षेत्र बना सकती है। भारत और पाकिस्तान अपनी चिरस्थायी प्रतिद्वंद्विता और आणविक क्षमताओं के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थायित्व के लिए एक गंभीर खतरा बने हुए हैं। इन दोनों राष्ट्रों के बीच बार बार होने वाली सीमा झड़पें और राजनीतिक तनाव एक बड़े संघर्ष में विकसित हो सकते हैं, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। रूस और नाटो के बीच तनावपूर्ण संबंधों में पुनरुत्थान देखा गया है, जो शीत युद्ध के काल की शत्रुता की याद दिलाता है। क्रीमिया का कब्जा, सैन्य निर्माण और साइबर हमलों ने इन शक्तिशाली सत्ताओं के बीच टकराव का खतरा बढ़ा दिया है। मध्य पूर्व एक अस्थिर क्षेत्र बना हुआ है, जहां सीरिया, यमन और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष जारी है। भू राजनीतिक संघर्ष, सांप्रदायिक हिंसा और अमेरिका, रूस और क्षेत्रीय शक्तियों जैसे प्रमुख देशों की छद्म लड़ाइयां इस क्षेत्र को लगातार अस्थिर कर रही हैं। उत्तर कोरिया की आणविक महत्वाकांक्षाएं एक और महत्वपूर्ण खतरा प्रस्तुत करती हैं। शासन द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों के विकास ने वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी हैं।
यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं तो एक विनाशकारी संघर्ष की संभावना है। इन संभावित भविष्य के संघर्षों में प्रमुख खिलाड़ियों में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ और भारत शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक राष्ट्र के पास महत्वपूर्ण सैन्य और आर्थिक क्षमताएं हैं, जो वैश्विक शक्ति की गतिशीलता को आकार देने में उनके कार्यों और गठबंधनों को महत्वपूर्ण बनाती है। भविष्य के विश्व युद्धों के अनुमानित प्रभाव चिंताजनक हैं। साइबर युद्ध महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाधित कर सकता है, अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना सकता है और व्यापक अराजकता पैदा कर सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वायत्त हथियार जैसी उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियां अभूतपूर्व गति और सटीकता के साथ बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकती हैं। जैसे ही हम इन संभावित संकटों और इसमें शामिल प्रमुख खिलाड़ियों पर विचार करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि वैश्विक शक्ति की गतिशीलता लगातार विकसित हो रही है। शक्ति संतुलन, सैन्य गठबंधन और आर्थिक अन्योन्याश्रय भविष्य के संघर्षों के मार्ग को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भविष्य के विश्व युद्धों को रोकने और अधिक स्थिर और शांतिपूर्ण विश्व सुनिश्चित करने के लिए इन संभावित खतरों और वैश्विक शक्तियों के जटिल परस्पर क्रिया को समझना आवश्यक है। जंग के बीते कथा से जो शिक्षा हमने पाई, उससे यह साफ जाहिर होता है कि युद्ध की कीमत नापी नहीं जा सकती। असंख्य प्राण जो गंवाए गए, नगर जो मलबे में तब्दील हुए और मानवता पर जो गहरे घाव लगे, वे हमें युद्ध के भयानक परिणामों की याद दिलाते हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि सत्ता और प्रभुत्व की चाह अक्सर विनाश की ओर ले जाती है, पर साथ ही यह हमें सीखने और विकसित होने का अवसर भी प्रदान करता है। राजनय और शांति स्थापना हमेशा से ही संघर्षों को रोकने और वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में अहम रहे हैं। विश्व युद्धों की तबाही के प्रत्यक्ष उत्तर के रूप में संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन हुआ, जिसका लक्ष्य राष्ट्रों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना था। ये संस्थाएं अपनी कमियों के बावजूद विवादों में मध्यस्थता करने और शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के परस्पर जुड़े विश्व में एक राष्ट्र के कार्य पूरे विश्व में असर डाल सकते हैं। विश्व के नेताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे आक्रामकता के बजाय कूटनीति को प्राथमिकता दें, विभाजन के बजाय साझा आधार तलाशें। वैश्विक शांति का भविष्य सार्थक संवाद में संलग्न होने, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और एक साझा लक्ष्य की ओर मिलकर काम करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। दर्शकों के रूप में हमें वैश्विक शांति बनाए रखने में अपने राष्ट्रों की भूमिका के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें उन पॉलिसीज की वकालत करनी चाहिए जो समझ और सहयोग को बढ़ावा देती हैं, और विश्व मंच पर उनके कार्यों के लिए अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना चाहिए। शांतिपूर्ण और स्थिर भविष्य को आकार देने में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। आइए हम अतीत को केवल घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि उन पाठों के रूप में याद करें जो हमें एक बेहतर कल की ओर ले जाते हैं। आइए हम वह पीढ़ी बनने का प्रयास करें जो युद्ध के बजाय कूटनीति, विभाजन के बजाय एकता और संघर्ष के बजाय शांति को चुनती है। एक साथ हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां अतीत की भयावहता कभी न दोहराई जाए और जहां आने वाली पीढ़ियां सद्भाव और शांति में फल फूल सकें। इतिहास और भविष्य की भविष्यवाणियों पर अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए कृपया हमारे चैनल की सदस्यता लें। आपका समर्थन हमें आपके लिए और अधिक शैक्षिक वीडियो लाने में मदद करता है। धन्यवाद।